हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9। आज करेंगे चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद वील लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसका वी हैव अ वेरी फेमस कोट व्हिच वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन थे हमारे यूएस प्रेसिडेंट। इन्होंने एक बहुत फेमस कोट दिया था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, ऑल अबाउट सिटीजन, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट छोटी डेफिनेशन है ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर्स हैं वो कौन इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं लोग, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों के पास यानी कि सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो किसी पावर देना चाहते हैं कि वो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि जो फाइनल जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के पास हो जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, ना कि किसी और के पास। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग इलेक्ट क्यों करते हैं? ताकि उनके बिहाफ पर वो लोग डिसीजन ले सके, उन पर वो अपना ट्रस्ट दिखाते हैं, अपना फेथ दिखाते हैं, राइट। सो इसीलिए डेमोक्रेसी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनल डिसीजन ले वो कौन ले, वो वही लोग ले विच आर या हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट वी हैव democracy must be based on free and fair election where the currently in power have a fair chance of losing। यानी कि जो इलेक्शन होना चाहिए, जो इलेक्शन होता है फॉर अपॉइंटिंग या फिर फॉर इलेक्शन ऑफ न्यू रूलर्स, वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए। यानी कि अगर अभी कोई पावर में है तो उसे भी ये डर रहना चाहिए कि अगले इलेक्शन में लोग उसे चेंज कर सकते हैं, लोग किसी और को इलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये डर ही नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि फेयर इलेक्शंस नहीं है, क्योंकि जो पावर में है उसे कॉन्फिडेंस है, उसे पता है कि वही बार बार आते रहेंगे। तो इसीलिए फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो लोग पावर में हैं, अगर लोग चाहें, जो सिटीजन्स हैं वो चाहें, तो वो उन्हें हटाकर कोई दूसरे लोग को पावर में ला पाए। इससे क्या होगा, जो लोग पावर में हैं वो अपना बेस्ट देंगे, वो लोगों के लिए बेस्ट करेंगे, ताकि बार बार लोग उन्हीं को इलेक्ट करें। इसके अलावा लोगों के पास भी पावर रहेगा कि अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा, उनके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहे, उनके बेटरमेंट के लिए वर्क नहीं कर रहे, देन दे विल चेंज द गवर्नमेंट। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जहाँ पर जो लोग पावर में हैं दे हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अब देखो, बहुत टाइम तक इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, तो ये क्या था, ये था अनइक्वल वोटिंग सिस्टम, जहाँ पर हर इंसान को वोट करने का राइट नहीं था, हर इंसान के वोट की वैल्यू नहीं थी। इसीलिए नाउ वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पर हर इंसान की वोट की वैल्यू है, एवरी वोट हैज वन वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर आप रिच हैं, आप पुअर हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, डजंट मैटर, एक इंसान एक वोट देगा और उस वोट की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिच इंसान किसी को वोट कर रहा है तो उसको हम 3 वोट काउंट करेंगे, 4 वोट काउंट करेंगे, नहीं। रिच का भी एक ही वोट काउंट होगा, पुअर का भी एक ही वोट काउंट होगा। एवरी वोट हैज वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज 1। हर वोट की एक वैल्यू है एंड इट इज 1। मूविंग ऑन, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके अलावा हमारे हम सिटीजन्स के लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन रूल करे, और साथ में जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन मेकिंग करें। तो ये क्या हुआ, ये सारी चीजें इसलिए हुई ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वर्क करे, ना कि वो अपना कुछ भी आर्बिट्ररी डिसीजन ले पाए। सो ये बहुत जरूरी है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है देन इट शुड वर्क विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड द राइट ऑफ द सिटीजंस। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने देख लिया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स। तो देखो, A democracy requires that rulers have to attend the needs of the people। यानी कि डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि अगर देश में लोगों की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ नीड्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको उन डिमांड्स को ध्यान में रखना है, उनके लिए कुछ करना है, ताकि जो लोगों की नीड्स हैं वो फुलफिल। इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट है, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, क्योंकि लोग उन्हें वोट करते हैं, तो उनका ये काम है कि वो लोगों के बेटरमेंट के लिए वर्क करें। कहीं भी कोई भी इशू है इन एनी कंट्री या कुछ भी, तो उसकी टेक केयर करना इज द वर्क ऑफ आवर गवर्नमेंट। वो ये नहीं बोल सकते कि ये काम हम नहीं करेंगे, उनको वो काम करना पड़ेगा। दे हैव टू बी अकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, और कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती। दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। Next we have democracy is based on consultation and decision. This reduces the chance of rash or irresponsible decision। अब देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, कभी भी कोई नया लॉ आना होता है तो उससे पहले होता है हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन, डिबेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इतना सारा डिस्कशन होता है, इतना सारा डिबेट होता है, इतने लोग फ्रॉम अलग अलग स्टेट्स वहाँ होते हैं, हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहाँ पर, तो कोई भी गलत डिसीजन लेने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर ये डिसीजन नहीं होगा, एक ही इंसान के पास होगी ऑल द पावर, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, उन्हें किसी और से ना कोई लेना देना रहेगा, ना ही उन्हें उनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इसीलिए इंडिया में भी है डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या होगा कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा बेटरमेंट होगा उनसे लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो पूरा सोच समझ के प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन के साथ लिए जाएंगे, जिसमें जो सारे ही लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। अब डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट रूलर नहीं होता, कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती, दे कीप ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही कोई विनर परमानेंट है, ना ही कोई लूजर परमानेंट है। अगर कोई पार्टी एक टाइम लूज कर सकती है तो दूसरी बार वो जीत भी सकती है, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे सारे ही लोग हैं इंडिया में, जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो साथ में पीसफुली रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ चेंज हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई पार्टी आ गई वो कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में हम सब रहते हैं पीसफुली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो विनर एंड नो परमानेंट लूजर। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर वी हैव डिफरेंट मेथड्स, जिसकी वजह से डिफरेंसेस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उन सबसे वी कैन डील विद इट वेरी इजीली। नेक्स्ट, it is based on the principle of political equality. The poorest and the least educated have the same status as the richest and the educated. ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे देश में कोई एजुकेटेड है या कोई अनएजुकेटेड है, कोई रिच है या कोई पुअर है, कोई किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आए, उन सबको मिलती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। वो सब इक्वल है। और इससे क्या होता है, इससे सिटीजन्स को एक डिग्निटी फील होती है। जैसे कि सपोज जब वोट देना है तो सबके वोट की एक ही वैल्यू है, हर किसी का जो वोट है वो 1 काउंट होगा। तो अब आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप कहीं रह रहे हैं, आप किसी रिलीजन के हैं, आप किसी कास्ट के हैं, इससे कुछ मैटर नहीं करता। जो ये क्या है, दिस इज एनहेंसिंग योर डिग्निटी। आपको एक पावर दी जा रही है, यू आर फीलिंग कि हाँ आपके पास भी कुछ राइट्स हैं, यू ऑल्सो हैव योर ओन वॉइस। तो इससे क्या होगा, इससे इट विल एनहेंस योर डिग्निटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ डेमोक्रेसी। मूविंग ऑन, देयर इज स्पेस फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन ऑन एनी मिस्टेक। अगर सपोज कोई भी लॉ आता है तो उस पर पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए स्पेस है। आप न्यूज़ चैनल्स में देख सकते हो, डिबेट्स होती हैं, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके के मैगजीन्स में लोगों के इंटरव्यूज आते हैं, जिससे कि लोग अपने जो व्यूज़ हैं वो आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो गया देन देयर इज रूम ऑफ करेक्शन। अगर कोई गलत लॉ आ गया तो लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, जिससे कि वो लॉ चेंज करें। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट लोगों की सुनने से मना कर देती है, वो नहीं मानती, तो फ्यूचर में लोग गवर्नमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्कोप है ऑफ करेक्शन। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है। अब इंडिया में वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट फॉर्म को हम रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें लोग डायरेक्टली लॉ नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, लॉ मेकिंग में पार्ट लेते हैं। तो इसीलिए क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो देखो, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। अब जब इतना सारा डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कई बार डिले हो जाता है, कई बार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, करप्शन एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो समटाइम्स पॉलिटिशियन मिसयूज देयर पावर, वो करप्शन में इंगेज हो जाते हैं, वो अलग अलग गलत एक्शंस ले लेते हैं, कभी कभार अपने बेटरमेंट के लिए लोगों का जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, उसे तोड़ देते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ करप्शन एंड मिसयूज ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर। नेक्स्ट इज फोकस ऑन विनिंग इलेक्शंस। अब जब भी कोई पार्टी होती है तो उनका मेन फोकस होता है कि उन्हें इलेक्शन जीतना है। तो वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म नई नई पॉलिसीज बना देते हैं, जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, उन्हें वोट दे दें। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में वो नहीं सोचते। उनका मेन एजेंडा रहता है कि कैसे भी करके वो जो है अपना इलेक्शन जीते, एंड दे डोंट फोकस ऑन द बेटरमेंट ऑफ सिटीजंस, ठीक। लास्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर। रिच कैंडिडेट्स हैव हायर चांसेस ऑफ विनिंग, क्योंकि वो कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर लेते हैं, लोगों को वो मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हैं कि आप हमें वोट दो या कुछ भी। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे कि जो रिच पीपल हैं, जो रिच कैंडिडेट्स हैं, वो ट्राई टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। क्यों? क्योंकि दे हैव पावर, दे हैव मनी। तो उससे क्या करते हैं, वो कई बार कोशिश करते हैं कि वो जो इलेक्शंस का रिजल्ट है उसे चेंज कर सके, और इस वजह से उनकी जो विनिंग चांसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट लीडर्स। साथ में सिटीजंस के पास होते हैं राइट्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो किंग या क्वीन लेती हैं, और उनकी पोजीशन होती है हेरिडिटरी, यानी कि यहाँ पर लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स एक के बाद एक किंग या क्वीन बनते जाएंगे और वही सारे डिसीजंस लेंगे। नंबर 3 इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंसान होता है और उसके पास होती है एब्सोल्यूट पावर, फुल पावर। वो कोई भी हो सकता है जिसने वो पावर ले ली, सारी पावर उसके पास है। अब वो लोगों का भला करे, बुरा करे, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले, कुछ भी कर सकता है। ये पोस्ट हेरिडिटरी भी नहीं होती, और उसके पास जो भी हमारा डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर होगा उसके पास होगी एब्सोल्यूट पावर, वो जो चाहे वो अपने मन मुताबिक कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होती है, ये होती है वो वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सब कुछ जो भी है वो बिलोंग करता है टू द गवर्नमेंट, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिज्म, ठीक है। तो हमने देख लिए सारे ही टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। साथ में सारे ही टॉपिक, सारे ही कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो, छोटा डाउट बड़ा डाउट, कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जरूर हेल्प आउट करूंगी। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।